सभी भारतवासियों को मेरा नमस्कार। किताब घर के पिटारे के अंतर्गत आज हम द चमचा एज एन एरा ऑफ द स्टूजेज रिटन बाय कांसीराम की पुस्तक के बारे में परिचर्चा करेंगे। साथियों, इस पुस्तक का प्रकाशन 24 सितंबर 1982 को किया गया, जो कि पूना पैक्ट की 50वीं वर्षगांठ का एक अवसर था। आखिरकार मान्यवर कांसीराम जी ने पूना पैक्ट की 50वीं वर्षगांठ को ही इस किताब के प्रकाशन के लिए क्यों चुना, इसका भी एक अपना रीजन है। साथियों, दी चमचा एज पुस्तक को यदि हम छोटे शीर्षक के रूप में देखें तो इसका शीर्षक हो सकता है और वह है कलम कसाई और उनके चमचे। यानी कि यहाँ पर जो चित्र आप देख पा रहे हैं, जिस चित्र में आपको दी चमचा एज वेरियस वेराइटीज़ के नाम से के रूप में दिखाई दे रहा है। आखिरकार चमचा जो वर्ड है वो एज ए स्पून के रूप में, एज ए एजेंट के रूप में, एज ए टूल के रूप में कांसीराम के द्वारा यूज किया गया है। तीनों, चारों, पांचों या जितनी भी चमचों का ये समूह है, इस समूह में हम देखते हैं एंटाइटल इन पर लिखा हुआ है, ओबीसी लिखा हुआ है, शेड्यूल ट्राइब लिखा हुआ है, शेड्यूल कास्ट लिखा हुआ है, माइनॉरिटीज लिखा हुआ है। आखिर कांसीराम किनको इस शब्द के माध्यम से जागरूक करना चाह रहे हैं, संबोधित करना चाह रहे हैं, ये अपने आप में ही स्वाभाविक रूप से अभिलक्षित हो रहा है। ये अलग अलग समूह होने की वजह से इनको वेरियस वैरायटीज़ की बात कही गई है कि विविध प्रकार के ये चमचे हमें दिखाई देते हैं और ये चमचे द्विजों के चमचे हैं। यहाँ चमचा कहने का मतलब है जिसकी शुरुआत पूना पैक्ट 24 सितंबर 1932 से कांसीराम ने मानी है। आखिरकार कांसीराम ऐसा क्यों कह रहे हैं? इस पुस्तक की जो प्रस्तावना है वह महात्मा ज्योतिबा फुले को डेडिकेटेड की गई है और प्रस्तावना ही अपने आप में इस पुस्तक के उद्देश्य को और ध्येय को अभिव्यक्त करती है। साथियों, कलम कसाई और चमचे इस शीर्षक से जारी इस चलचित्र में और इस व्याख्यान माला में हम कांसीराम के द्वारा लिखी गई इस पुस्तक को सार, संक्षिप्त और गहन रूप में समझ रहे हैं। आखिरकार दी चमचा एज पुस्तक का उद्देश्य क्या है, किनको कहा गया है, इसको समझने के लिए हमें कांसीराम की इस पुस्तक के अंदर जाना होगा। और जब हम पुस्तक के भीतर जाकर गहराई से अध्ययन करते हैं तो हमें मालूम होता है कि इस पुस्तक को 4 अध्यायों में विभाजित किया गया है और जो चारों अध्याय इतिहास, वर्तमान और भविष्य की रूपरेखा को हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। 17 चैप्टर हैं यहाँ अलग अलग अध्यायों के। और इस पुस्तक की अगर हम डेडिकेशन की बात करें तो प्रस्तावना से ठीक पहले ये महात्मा ज्योतिबा फुले को डेडिकेटेड की गई है और इसमें ये बताया गया है कि किस तरह से सांस्कृतिक विद्रोह जो उपनिवेशिक भारत में फुले के द्वारा शुरू किया गया, उसी विरासत को आगे बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर, पेरियार EV रामास्वामी और अन्य बहुजन नायकों के द्वारा पल्लवित पोषित किया गया। साथियों, हुज इनिशिएशन ऑफ cultural revolt in colonial India later taken up by Baba Sahab Dr. B.R. Ambedkar, Periyar E.V. Ramaswamy and many other rebellious spirits brought us to this level where we are thinking, planning and struggling to put an end to the Chamcha age and usher in bright age for the Sudraj and Ati Sudraj। साथियों, कांसीराम के द्वारा लिखित इस पुस्तक के अंतर्गत प्रस्तावना में ये अभिव्यक्त किया गया है कि किस तरह से ब्राह्मणिकल कल्चर के अधीन शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, ओबीसी, SC, ST और OBC एक बैकग्राउंड क्लस्टर के रूप में डिफाइन हैं और जो इस ब्राह्मणिकल कल्चर के अधीन शताब्दियों से एक डार्क एज में जी रहे हैं। एक अंधेरा युग था, एक अंधकार का समय था, जिस अंधकार में या जिसे बिफोर द रेनेसा का हम कह सकते हैं, उस अंधकार में जी रही थी। साथियों, इस अंधकार से बाहर निकालने के लिए पहला जो एक रणनीतिक आंदोलन किया गया वह महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले के द्वारा किया गया, जो कि पहला ब्राह्मणिकल कल्चर का रिवोल्ट था, उसके अगेंस्ट एक विद्रोह था। लंबे समय के बाद जो आधुनिक रूप में माना जा सकता है।
20वीं शताब्दी के आरंभ में वंचित वर्गों का अनेक स्तर पर विद्रोह देखने को हमें मिलता है और सौभाग्य की बात यह है कि इसी विद्रोह के दौरान हमें एक ऐसा नेतृत्व मिला जिसे महामानव के रूप में जाना जाता है और ये नेतृत्व था डॉक्टर B.R. बाबा साहब अम्बेडकर का नेतृत्व। जैसा कि हम जानते हैं 20वीं शताब्दी के आरंभ में वंचित वर्गों का विद्रोह शुरू हुआ और 1920 के लगभग इस विद्रोह का नेतृत्व डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के द्वारा संभाला गया। जब से डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के द्वारा इस विद्रोह का नेतृत्व किया गया तब से बहुजनों को पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता नहीं हुई। हालांकि अम्बेडकर के बाद एक बहुत बड़ी कमी उत्पन्न हो गई है। 1930 तक गांधी व कांग्रेस ने बड़े स्तर पर बहुजनों के विद्रोह को या पिछड़े लोगों के विद्रोह को कंसिडर ही नहीं किया, परंतु राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 17 अगस्त 1932 जो कि 30, 31 और 32 में 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आयोजित हुई हैं, उन्हीं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद पहली बार कांग्रेस और गांधी को इस मोर्चे का सामना करना पड़ा कि वे इस बैकवर्ड रिवोल्ट को इग्नोर नहीं कर सकते और कम्युनल अवार्ड की घोषणा के बाद बहुजनों की समस्याओं के प्रति, पिछड़े लोगों की समस्याओं के प्रति सोचने के लिए गांधी और कांग्रेस को मजबूर होना पड़ा। खैर, उन्होंने इसी मजबूरी को एक दूसरे अवसर के रूप में बदला या आपदा को अवसर के रूप में बदला, जैसी उनकी फितरत रही है। भूख हड़ताल का सहारा लिया गया और 20 सितंबर 1932 को पूना के यरवदा जेल में ये ड्रामा हुआ, जिसके बाद पृथक निर्वाचन क्षेत्र के स्थान पर संयुक्त निर्वाचन क्षेत्रों की निर्णय पर समझौता हुआ। पूना पैक्ट से ही मान्यवर कांसीराम जी चमचा युग की शुरुआत मानते हैं। SC, ST, OBC के लोग जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यों की जूठन खाकर उनके लिए चमचे के रूप में काम करते हैं। जैसा हम जानते हैं साथियों, चम्मच जो होती है या जो चमचा होता है वह खुद केवल चाटुकारिता करता है, चाट सकता है, खा नहीं सकता है। जिस स्पून से हम खाते हैं उसे आप समझ सकते हो। भले हम सूप पीते हैं, चम्मच को क्या मिलता है सिवाय इस बात के कि वह सूप में डूबी रहती है। तो ये चमचे उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद हैं जो इन चमचों का यूज करते हैं। 1932 की पूना पैक्ट से ही गांधी और द्विजों को चमचों की आवश्यकता हुई और जिसका वे भरपूर उपयोग आज भी कर रहे हैं। मेरा किताब लिखने का, कांसीराम जी कहते हैं कि मेरा किताब लिखने का ध्येय बहुजन लोगों को, बहुजन नेताओं को, बहुजन कार्यकर्ताओं को चेतावनी देना है, उनको जागृत करना है, उनको समझाना है कि हकीकत क्या है। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि जो लोग अज्ञानी हैं उनसे हम परिवर्तन की आशा नहीं कर सकते और उनका जो अज्ञान है उसे दूर करना हमारा उत्तरदायित्व है। साथियों, पुस्तक का भाग पहला और दूसरा संघर्ष के इतिहास को अभिव्यक्त करता है, जहां बहुजन वर्सेस द्विजन के हिस्टोरिकल कॉन्फ्लिक्ट को डिस्क्राइब किया गया है। भाग तीसरा वर्तमान परिस्थितियों का ब्यौरा देता है कि किस तरह से वर्तमान सिचुएशंस में हम इस कॉन्फ्लिक्ट को समझ सकते हैं, किस तरह से चमचों का सहारा लेके जो बहुजन हैं उन लोगों के हितों पर कुठाराघात किया जा रहा है। साथियों, पुस्तक के भाग 4 में कांसीराम ने बहुजनों के भावी संघर्ष की रूपरेखा पर प्रकाश डाला है। इस तरह से पुस्तक की प्रस्तावना बताती है इतिहास, वर्तमान और भविष्य में तालमेल है। अम्बेडकर का चिंतन हमें इस भविष्य की नींव रखने का और संघर्ष करने की प्रेरणा प्रदान करता है। साथियों, अगर पुस्तक के अध्यायों की बात करें तो पहला अध्याय जिसका शीर्षक है आरंभिक प्रयास, जहां बिगिनिंग एफर्ट्स की बात कही गई है। दूसरे अध्याय जिसमें अम्बेडकर का उदय, इमरजेंस और उसके बाद उसकी लीडरशिप की बात कही गई है। तीसरे अध्याय में सांप्रदायिक पंचांग का जिक्र किया गया है जो कम्युनल अवार्ड और दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों की आवाज़ के रूप में ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो जारी किया गया, जिसके बाद कांग्रेस और गांधी ने बहुजनों की मांग पर ध्यान दिया। गांधी के द्वारा चौथा अध्याय गांधी की अनशन पर प्रकाश डालता है, किस तरह से उन्होंने भूख हड़ताल का ड्रामा किया और अम्बेडकर को पूना पैक्ट पर साइन करने के लिए चमचों के माध्यम से मजबूर किया।
5वां अध्याय पूना पैक्ट के बारे में बताता है कि क्या पूना पैक्ट कैसे हुआ, उसके पीछे क्या बैकग्राउंड था। पुस्तक का भाग दूसरा और उसका पहला अध्याय पूना पैक्ट के अवगुणों को और दूसरा अध्याय पूना पैक्ट के निहितार्थ को बताता है। पुस्तक के भाग 3 में पहला अध्याय चमचा युग के नाम से है, जो 1932 से उसको शुरू माना गया है और यहीं से चमचा युग की शुरुआत होती है। इसके साथ ही कांसीराम ने इस तीसरे भाग के दूसरे चैप्टर में चमचों की विविध वैरायटियां बताई हैं कि ये चमचे किसी एक विशेष समूह से नहीं हैं, अपितु अलग अलग समूह से हैं। इन चमचों के बिना देश का शासन नहीं चल सकता, लोकतंत्र नहीं चल सकता, क्योंकि भारतीय लोकतंत्र या लोकतंत्र जो बहुल लोकतंत्र के रूप में है, इनके वोट बैंक के बिना आप बहुमत प्राप्त नहीं कर सकते, सरकार नहीं बना सकते, देश नहीं चला सकते। इन चमचों की आवश्यकता क्यों होती है? इन चमचों की आवश्यकता, इन चमचों के पीछे जो वोट बैंक होता है, जो संख्या में बहुत ज़्यादा, उस वोट बैंक को जुटाने के लिए चमचों का प्रयोग किया जाता है। कांसीराम ने चमचा युग की बुराइयों को तीसरे अध्याय में, और जब चमचे द्विजों के अधीन हो जाते हैं तो उनको क्या लालसा और लाभ रहता है, वे उस द्विजों के सूप में डूबना चाहते हैं और उनको ये लगता है कि जैसे कोई समुद्र में नहाने से प्यासे को ये लगता है कि उसकी प्यास बुझ जाएगी, लेकिन कांसीराम जी कह रहे हैं समझना होगा कि समुद्र के पानी से प्यास नहीं बुझती है। समुद्र बहुत बड़ा होता है, गहरा होता है, लेकिन उसका पानी पीने के योग्य नहीं होता है। ये बात बहुजन चमचों को, विशेष रूप से ओबीसी, एससी, एसटी के चमचों को समझना होगा कि वो जिस समुद्र में नहा रहे हैं उस समुद्र से उनकी प्यास नहीं बुझने वाली है। जैसे कि सूप में डूबी हुई जो चम्मच है या जो चमचा है, वह चमचा सूप को पी नहीं सकता है। तो ऐसे सूप में डूबे हुए चमचों की वो बात कर रहे हैं। चौथा जो अध्याय है वह एक रणनीति की बात कर रहा है कि बहुजनों को क्या करना चाहिए, या जो कलम कसाई हैं उन कलम कसाइयों का मुंह तोड़ जवाब, उनको मुंह तोड़ जवाब कैसे दिया जाए और उनकी चमचागिरी से कैसे बचा जाए। सबसे पहले अध्याय में उन्होंने अंबेडकर के प्रयासों की बात कही है, जैसा उन्होंने किया है। दूसरे अध्याय में अंबेडकर और अंबेडकर के बाद जो लैकुना उत्पन्न हुआ है और उसके बाद जो 1971 विशेष रूप से और 1976 आपातकाल के बाद जो चमचे नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी तक बड़ी संख्या में इधर उधर तितर बितर थे, वो चमचे और ज़्यादा संगठित होते गए और अपने ही लोगों का बहुत बड़ा नुकसान करते गए। अंबेडकर के बाद कांसीराम जी कह रहे हैं कि इन चमचों का जो पीछे का बैकग्राउंड है, इन चमचों का जो दल है, इन चमचों का जो वोट बैंक है, यानी कि बहुजन, उन्हें एक सार्थक नेतृत्व प्राप्त नहीं हुआ है। एक ऐसा नेतृत्व जो अंबेडकर जैसा, ज्योतिबा फुले जैसा, नारायण गुरु जैसा नेतृत्व चाहिए था, वह नेतृत्व इन्हें नहीं मिला। इसलिए कांसीराम जी कह रहे हैं कि दो मोर्चे पर हमें काम करना होगा। कलम कसाइयों के विरुद्ध सबसे पहले हमें अल्पकालीन समाधान खोजना होगा, हमें सोशल एक्शन करनी होगी, हमें एससी, एसटी, ओबीसी बहुजनों को ये समझाना होगा कि हकीकत क्या है, सत्य क्या है, वास्तविकता क्या है, कि उन पर जातिवाद का जो आरोप लगा रहे हैं वे लोग, जो शासन सत्ता चला रहे हैं, जो जातिवाद के विरोध में बोल रहे हैं, वो अंदर ही अंदर जातिवाद के जहर में पूरी तरह से डूबे हुए हैं और वो जातिवाद विरोधी भाषण देते हैं, परंतु जाति उनके खून में जमा हो चुकी है। DS4 हमें इस फॉर्मूले से जो शोषित हैं, जो पीड़ित हैं, उन लोगों को संगठित करना होगा, उन लोगों को हकीकत समझानी होगी। दूसरा, कांसीराम जी कह रहे हैं कि हमें दीर्घकालीन उपाय करने होंगे, जिन्हें वो पॉलिटिकल एक्शन के रूप में डिफाइन करते हैं, राजनीतिक कार्यप्रणाली के रूप में डिफाइन करते हैं। इन दोनों मोर्चों पर हमें दोहरा समाधान खोजना होगा। न केवल उन चमचों को समझाना है कि वो क्या कर रहे हैं, अपितु उन चमचों के बल पर जो वोट बैंक जुटा रहे हैं और जो लोग उन चमचों की आवाज़ पर द्विजों को वोट देते हैं, यानी कि वोट हमारा, शासन तुम्हारा नहीं चलेगा, ये समझाना होगा। दोहरा समाधान ही
इस पुस्तक का मुख्य उद्देश्य है जो बहुजनों को उनका हक दिलाता है। कांसीराम जी कह रहे हैं कि हम किसी से भीख नहीं मांग रहे, हम हमारा हक मांग रहे हैं और हमें हमारा हक मिलना चाहिए। क्योंकि संसद में वो कहते हैं कि जो ओबीसी मंडल कमीशन के अनुसार 52% जनसंख्या रखता है, उसके केवल 8-9% प्रतिनिधि संसद में हैं, और जो ब्राह्मण, बनिया और वैश्य देश में 8 से 9% है, वह 52% प्रतिनिधित्व करता है। तो सीधा सीधा अन्याय हमें दिखाई देता है, ये उन लोगों को समझना पड़ेगा। बाबा साहब की वो टैक्टिक्स, जिसे शिक्षित करो, संगठित करो, संघर्ष करो, रीड राइट एंड फाइट का मूवमेंट चलाना होगा, ये लोगों को समझाना होगा। दोहरे समाधान के अंतर्गत अंतिम अध्याय में यहाँ पर कांसीराम बताते हैं कि हमें न केवल सांस्कृतिक बदलाव करना होगा, यानी कि सामाजिक गुलामी और धार्मिक गुलामी से मुक्ति के लिए हमें कल्चरल चेंज करना होगा। इसके साथ साथ ही जो शासन व्यवस्था है उस पर बहुजनों का नियंत्रण स्थापित करना होगा। SC, ST, OBC सभी लोगों को आपस में मिलकर जो 5 तरह की शक्तियां हैं, जिन्हें राजनीतिक शक्ति, आर्थिक शक्ति, सामंतवादी शक्ति, नौकरशाही शक्ति और सांस्कृतिक शक्ति कहा गया है, इन 5 शक्तियों पर SC, ST और OBC का हेजेमनी आधिपत्य होगा। क्योंकि उनकी जनसंख्या 80 से 85% है, तो उनको राजनीतिक, आर्थिक, सामंती, नौकरशाही और सांस्कृतिक रूप से भी 80 से 85% हिस्सा मिलना चाहिए। SC, ST, OBC और माइनॉरिटी को उनका हक मिलेगा। बहुजनों के बिना लोकतंत्र नहीं चल सकता, ये उन्हें समझना होगा। और बहुजनों के वोट बैंक को ये चमचे द्विजों के हवाले नहीं करें। ये जो बहुजनों के लीडर हैं, जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, या जो मानसिक रूप से हिंदू धर्म के गुलाम हैं, उन गुलामों को ये समझना होगा कि अगर वो भी हिंदू हैं तो उन्हें अन्य उच्च जाति के सवर्ण हिंदुओं की तरह ही उनका हक मिलना चाहिए, जिन्हें उनका संख्या के अनुपात से कई गुना हक मिला हुआ है। वो चमचे क्यों बने हुए हैं, इन चमचागिरी को छोड़ना होगा। यहाँ पर कांसीराम कह रहे हैं कि मूल समस्या सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक है। कलम कसाई और चमचे इसकी मूल जो केंद्र है, वो कह रहे हैं कि मूल समस्या SC, ST, OBC और माइनॉरिटीज की क्या है? सोशल, कल्चरल और रिलीजियस है। जब तक सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक समस्या का, गुलामी का अंत नहीं किया जाता, तब तक बहुजनों को उनका हक नहीं मिलने वाला है। जो व्यवस्था सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक तंत्र के बलबूते पर ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों ने राजनीतिक, आर्थिक, सामंती, नौकरशाही और सांस्कृतिक क्षेत्र में स्थापित कर रखा है, उस प्रभुत्व को, हेजेमनी को तोड़ने के लिए हमें सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक मायाजाल को तोड़ना होगा। सभी चमचों को भी ये बात समझनी होगी। चमचे हमारे लिए ज़्यादा खतरनाक नहीं हैं, क्योंकि वो हमारे ही समुदाय के हैं, लेकिन इन चमचों को ये बताना होगा कि चाटुकारिता से उनका बड़ा हित होने वाला नहीं है। तो साथियों, लास्ट में फ्यूचर की बात कही गई है कि किस तरह से बहुजनों का जो भविष्य है वह उज्जवल हो सकता है। इस भविष्य को उज्जवल करने के लिए SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के इन सब चमचों को अपने अनुयायियों के साथ मिलकर एक नई रणनीति बनानी होगी, जिस रणनीति का उद्देश्य है कि भारत के राजनीतिक, आर्थिक, सामंती, नौकरशाही और सांस्कृतिक क्षेत्र पर बहुजनों का ही आधिपत्य होना चाहिए और होगा, और हम इसे स्थापित करके रहेंगे, तो ही इस देश में बहुजनों का हित हो सकता है। तो साथियों, ये थी मान्यवर कांसीराम जी की पुस्तक द चमचा एज एन एरा ऑफ द स्टूज बाय कांसीराम, 24 September 1982 on the occasion of 5th anniversary
15th anniversary of Pune Pact 1932-1980-120. The Chamcha Age, an era of the Stooges. मुझे विश्वास है कि जो चमचे हैं SC ST OBC माइनॉरिटीज के, जो कि द्विजों के चमचे बने हुए हैं, उन चमचों को इस पुस्तक से कुछ प्रेरणा मिलेगी और वो शायद अपनी चमचागिरी छोड़ के अपने लोगों के हितों पर ज़्यादा ध्यान दें। तो न केवल उन चमचों का ज़्यादा भला होगा, अपितु उनके समुदायों का भी अधिक भला होगा। ये इन चमचों को समझना होगा। इस पुस्तक का यही मूल उद्देश्य है कि कलम कसाइयों के चमचे बनने से कोई फ़ायदा नहीं है। जितने जल्दी समझ जाओगे उतने ही जल्दी बहुजनों का हित होगा, अन्यथा ये चमचागिरी बहुत महंगी पड़ेगी। थैंक यू सो मच।